सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। विषय है आपका हिंदी, माइनर पेपर हिंदी, संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। तो आज की क्लास में हम माइनर पेपर हिंदी का हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र से संबंधित जो परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछे गए थे उसके सही विकल्पों को देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरे पास जो बुकलेट सीरीज है ये ए है और इसमें जो आपको समय दिया गया है 1.5 घंटे का। अधिकतम अंक इसमें 75 हैं। टोटल प्रश्न भी इसमें 75 हैं। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन नीचे दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा का प्रारंभ है मोटे तौर पर कब से हुआ? तो हिंदी भाषा का जो प्रारंभ है मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से हुआ, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? तो सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है वह राजभाषा कहलाती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान ने किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान में 343 धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे से ही देखते चलते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की जो स्थापना थी वो महात्मा गांधी ने की थी, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? तो हिंदी का प्रथम प्रचारक ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर जो सही माना जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? इसमें जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन नहीं है। राजभाषा निर्मित कब हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में निर्मित हुआ था और 1965 में लागू हुआ था। इसमें जो ऑप्शन है वो प्रश्न के हिसाब से सही नहीं है। अगर राजभाषा नियम की बात की जाए तो राजभाषा नियम 1976 में आया था, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने किस हिसाब से प्रश्न को सेट किया है ये बताना मुश्किल है। इसको आप अपने तरीके से देख सकते हैं। ये ऑप्शन कंफ्यूजन वाला। अगर राजभाषा नियम की बात की जाती है तब 1976 में राजभाषा नियम निर्मित किया गया था। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित किया गया था? तो ये आपका 1963 में निर्मित किया गया था। राजभाषा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो आपका 1965 में लागू किया गया था। इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ख श्रेणी के अंतर्गत आपका पंजाब आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं आता। हिमाचल प्रदेश आपका क श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो राजभाषा आयोग का गठन संविधान की धारा 344 के अंतर्गत किया गया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
तो राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्य एवं दायित्व का उल्लेख 361 अनुच्छेद 351 अनुच्छेद में है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 351 में है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे से ही प्रश्न को ऊपर देखते चलेंगे, ऐसे ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही है। इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? तो ख श्रेणी के राज्य अभी आपने ऊपर देखा प्रश्न संख्या 10 में पंजाब था, गुजरात था और महाराष्ट्र था। तो इसमें कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के ख श्रेणी का राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश ये आपका क श्रेणी का है और इसमें यहाँ पे गुजरात है, ये आपका ख श्रेणी का राज्य है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनने का प्रस्ताव कब पारित किया? तो संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनने का जो प्रस्ताव है ये 14 सितंबर 1949 को पारित किया, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम मानक भाषा होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो राजभाषा आयोग का जो गठन है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अध्याय में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के 17 अध्याय में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का स्वरूप अपनाया जाएगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का स्वरूप अपनाया जाएगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 343 IF फर्स्ट में किया गया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो राजभाषा अधिनियम है अभी आपने ऊपर देखा था 1965 में लागू हुआ। राजभाषा अधिनियम निर्मित कब हुआ था? तो ये आपका 1963 में हुआ था। तो अगर ऑप्शन में आपको 1965 नहीं दिखे तो आप 1963 के साथ जा सकते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजभाषा की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ये क्षेत्र क, ख और ग है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा सम्मिलित है या फिर शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में नेपाली विदेशी भाषा सम्मिलित है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के 120 अनुच्छेद में किया गया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं शामिल हैं? तो राजभाषा जो अधिनियम है इसमें कुल 9 धाराएं शामिल हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ये प्रश्न एक बार और रिपीट हुआ है, इससे पहले आपने देखा था।
तो भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख और ग। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं, इसलिए 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर थे। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? तो संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था, इसलिए 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये आपके भारत के वर्धा में स्थित है, इसलिए 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन फिजी नांदी शहर में किया गया था, इसलिए 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, इसलिए 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? तो जो केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान होता है ये आपका शिक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, जिसका वर्तमान में नाम MHRD है, जो ऑप्शन में आपके नहीं है। इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की जगह अगर शिक्षा मंत्रालय रहता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर विधि मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय नहीं है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का नाम MHRD हो गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था, इसलिए 1st ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर राज्यसभा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो नगर राज्यसभा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, इसलिए 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के 344 अनुच्छेद में किया गया है। ये प्रावधान संविधान के 344 अनुच्छेद में किया गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 344 अनुच्छेद में है, इसलिए 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विज्ञापन शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो विज्ञापन शब्द का निर्माण विधन ज्ञापन से हुआ है, इसलिए 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में 1992 में जारी किया गया था, इसलिए 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यावसायिक विज्ञापन कहते हैं, इसलिए 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्दे या स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी क्या कहलाती है? तो पर्दे या स्क्रीन के लिए जो कहानी लिखी जाती है उसको पट कथा लेखन कहते हैं, इसलिए 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्दे या स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी को हम पटकथा लेखन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सूचना किस शब्द से संबंधित है? तो जो सार्वजनिक सूचना होती है यह विज्ञापन से संबंधित है, इसलिए 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो विज्ञापन के कुल 6 प्रकार होते हैं, 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन 6 प्रकार को जान लेते हैं। पहला है सशुल्क खोज विज्ञापन, दूसरा है सोशल मीडिया विज्ञापन, तीसरा है प्रदर्शन विज्ञापन, चौथा है मूल विज्ञापन,
पांचवा है प्रिंट विज्ञापन और छठवां है प्रसारण विज्ञापन। अगला प्रश्न है निरक्षर उपभोक्ता के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? तो जो निरक्षर उपभोक्ता होते हैं उनके लिए पोस्टर और होर्डिंग वाला माध्यम सही होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तिगत विक्रय किस पर लक्षित नहीं होता है? तो जो व्यक्तिगत विक्रय होता है ये आपका अधिसंख्या ग्राहकों पर लक्षित नहीं होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विज्ञापन एक छोटा ग्राफिक लिंक है जो वेब पर दिया जाता है। विज्ञापन एक छोटा ग्राफिक लिंक होता है जो वेब पर बैनर के रूप में दिया जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम आपका विज्ञापन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विज्ञापन होना चाहिए, तो कोई भी विज्ञापन कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विज्ञापन में वस्तु का खाली स्थान देना चाहिए और उसका उपयोग और विशेषताएं देनी चाहिए। तो विज्ञापन में वस्तु का चित्र भी देना चाहिए और इसके साथ ही उसका उपयोग और विशेषताएं भी देनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा चित्र। अगला प्रश्न है अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीकी से प्रस्तुत की जाती हैं? तो अतीत में हो चुकी जो घटनाएं होती हैं वो फ्लैशबैक तकनीकी के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज हर क्षेत्र में खाली स्थान महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज हर क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथानक अभिन्न हिस्सा होता है। तो कथानक किसका अभिन्न हिस्सा होता है? तो किसी भी पटकथा का अभिन्न हिस्सा उसका कथानक होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विज्ञापन की भाषा होनी चाहिए। तो विज्ञापन की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटकथा की मूल इकाई क्या है? तो पटकथा की जो मूल इकाई होती है वह दृश्य होती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर एक्यूरेट नहीं पता है। ऐसे अगर औसत पूछा जाए तो 6 होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में 1, 10, 20 असीमित दिया हुआ है, तो इसका उत्तर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। जिसको पता होगा कमेंट करके बता देगा। अगला प्रश्न है रजनीगंधा फिल्म का निर्माण किस कृति को केंद्र में रखकर किया गया है? तो जो रजनीगंधा फिल्म है इसका निर्माण यही सच है कृति को केंद्र में रख करके किया गया है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीकी से प्रस्तुत किया जाता है? तो भविष्य में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकी से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेतन भगत के उपन्यासों पर बनी फिल्म का नाम है? तो चेतन भगत के उपन्यास पर जो फिल्म बनी है उसका नाम है हेलो, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटकथा के अंतर्गत किन विधाओं का लेखन किया जा सकता है? तो पटकथा के अंतर्गत फिल्म, धारावाहिक, डॉक्यूमेंट्री उपर्युक्त सभी विधाओं का लेखन किया जा सकता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है काशीनाथ सिंह के किस उपन्यास को केंद्र में रखकर मोहल्ला 80 फिल्म का निर्माण किया गया है? तो काशीनाथ के उपन्यास काशी का 80, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है आपका काशी का 80 को केंद्र में रख करके मोहल्ला 80 फिल्म का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है भाषा कहते हैं। तो भाषा हम भावों के आदान प्रदान के साधन को कहते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता है? तो सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में लिंग होते हैं? तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग,
इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन यहाँ पे हिंदी की बात कही गई है, तो हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है जेंडर से तात्पर्य है, तो जेंडर से क्या तात्पर्य है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे खाली स्थान कहते हैं, तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाभारत सीरियल का संवाद किसने लिखा? तो महाभारत सीरियल का जो संवाद है इसे राही मासूम रजा ने लिखा था, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाला क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति एक से अधिक भाषा का प्रयोग करता है उसको बहुभाषी कहा जाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए, तो जो प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या खेल के लिए अनुदेशन बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटकथा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व होता है, तो किसी भी पटकथा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व कथा या कहानी होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न या 75 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पटकथा का महत्वपूर्ण अंग है, तो किसी भी पटकथा का महत्वपूर्ण अंग कहानी होती है, बुनावट होती है और संवाद होता है, तो इस प्रकार से ये तीनों अंग महत्वपूर्ण होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये टोटल आपके 75 प्रश्न रहे और उनसे संबंधित जो सही विकल्प हैं वो रहे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। जो भी प्रश्न समझ में ना आया हो या फिर जिसमें कन्फ्यूजन है, अगर उत्तर आपको मिल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।